सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5th के यानी थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने भी मेजर में हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है, तो आप लोग के पास ये सब्जेक्ट तो होगा हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो ये हिस्ट्री ऑफ यूरोप का हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। ये लास्ट यूनिट है। इस लास्ट यूनिट में यानी यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, तो इसका भी पहला चैप्टर मैं अभी आज आपको करा रही हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर उसका कराऊंगी, बट यूनिट में आपकी लास्ट यूनिट है। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूरोप का यूनिट नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। तो जो हमारा यूनिट नंबर 4 है वो हमें उसमें पढ़ना है नेशन एंड नेशनलिज्म। तो यूरोप में जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना जो पैदा हुई थी उसका हमें पैटर्न पढ़ना है, यानी राष्ट्रवाद के पैटर्न पढ़ने हैं हमें। तो यूनिट नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में हमें 19वीं शताब्दी या यूरोप में उस समय जो राष्ट्रवाद उभर रहा था उसका पैटर्न क्या था, वो हमें यूनिट नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में पढ़ना है। तो आई होप आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप अगर ये आप नोट्स लेना चाहें तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनली नोट्स चाहिए तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैं आपको टोटल यूनिट्स वो दे दूँगी, या तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं हमें हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही है राष्ट्रवाद के पैटर्न। तो इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? एक राजनीतिक भी और एक सामाजिक भी, जो यह मानता है कि एक राष्ट्र के लोग सांस्कृतिक, भाषाई या धार्मिक या जातीय रूप से एक विशेष समुदाय के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रवाद होता क्या है? आपको पता है नेशनलिज्म मतलब नेशंस के, जैसे कि कोई संस्कृति से लेके जुड़ा रहता है राष्ट्र से। कोई भाषा के प्रति राष्ट्रवाद होता है कि हमारी भाषा, कोई धर्म से रिलेटेड तो कोई जाति से रिलेटेड, मतलब उनकी ये संस्कृति, भाषा या धार्मिक या जाति से लेके जो उनकी जो विचारधारा और उनका कट्टरपन होता है उसे वही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यह विचारधारा राष्ट्र के प्रति गहरी वफादारी, गर्व और एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो जिसमें भी राष्ट्रवाद की भावना होती है तो अपनी संस्कृति, भाषा, धार्मिक, जाति या अपने देश के प्रति क्या होता है? गहरी वफादारी रखता है। अपने धर्म, भाषा, संस्कृति पे गर्व करता है। अपने धर्म, भाषा, संस्कृति में एकता बनाने को प्रोत्साहित करता है। तो विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थिति में के आधार पर राष्ट्रवाद की कई अलग अलग पैटर्न के रूप में देखा जाता है। तो राष्ट्रवाद को हम बहुत तरह से बांट के देख सकते हैं। राष्ट्रवाद सिर्फ एक नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मतलब राजनीतिक तौर पर राष्ट्रवाद होता है, अलग अलग तौर पर होता है, वही हमें जानना है इसका पैटर्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिक राष्ट्रवाद यानी सिविल नेशनलिज्म क्या होता है। तो नागरिक राष्ट्रवाद एक ऐसे राष्ट्रवाद की अवधारणा पर आधारित है जो भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले नागरिक की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कोई सीमा के अंतर्गत, जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं या हम किसी स्टेट में रह रहे हैं, तो मतलब उसकी जो सीमा होगी उस सीमा के अंतर्गत जो हमारी भागीदारी होगी उसके प्रति हम अगर सहानुभूति रखते हैं, गर्व करते हैं, तो हम उसको कहेंगे नागरिक राष्ट्रवाद। चाहे उनकी जाति या धर्म कोई भी हो, यह विचारधारा समान नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जोर देती है। इस प्रकार का राष्ट्रवाद उन देशों में विशेष रूप से देखा जाता है जहां विविध संस्कृति और जाति समूह होते हैं, लाइक भारत, उसमें नागरिक राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे जो नागरिक राष्ट्रवाद के से हमारे जो भारत देश है उसमें बहुत सारी भाषा ही बोली जाती है। आपको पता है ना, बहुत सारी भाषा है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे धर्म है। तो वो अपने धर्म के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपने एरिया के प्रति वो जो उनमें जो भावना होती है ना, वो नागरिक राष्ट्रवाद कहलाती है। मान लो साउथ ईस्ट चले जाओ तो वहाँ के लोग जो अपने भाषा को लेके, अपने कल्चर को लेके जो उनकी जो बहुत ज़्यादा उनका लगाव है, उसी को उनका राष्ट्रवाद कहेंगे। तो गुजराती का लोगों का धर्म से भी देख सकते हो, हिंदू धर्म का अलग होगा, मुस्लिम धर्म का होगा, ईसाई धर्म का अलग होगा, तो उसको नागरिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है जातीय राष्ट्रवाद। तो जातीय राष्ट्रवाद एक ऐसा साझा जाति, भाषा, धर्म
और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित होती है। तो जो जातीय राष्ट्रवाद है वो जाति पे आधारित होती है, भाषा पे और धर्म और संस्कृति धरोहर पे आधारित होती है। यह राष्ट्रवाद यह मानता है कि एक राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति और उसकी जाति समानता पर आधारित होती है। ये लोग संस्कृति और जाति से रिलेट करके राष्ट्रवाद को देखते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें राष्ट्रीयता एकता को उस जाति समूह की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जोड़ा जाता है जो उस राष्ट्र का मुख्य घटक माना जाता है। तो इसमें जातीय राष्ट्रवाद क्या होता है? जैसे कोई जाति का होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जैसे कि कहते हैं ब्राह्मण है ये, तो इस या क्षत्रिय है तो उसको जैसे कि शिवाजी से, पृथ्वीराज चौहान से जोड़ के दिया जाता है, हमारे वंशज ये है। तो मतलब ऐसा है कि अपने वंशज से और अपने पुराने टाइम पे अगर हमारे किसी जाति के लोग ने कोई अच्छा काम किया है तो उससे वो रिलेट करके देखते हैं, उसके प्रति उनकी भावना ज्यादा बढ़ जाती है, वो गर्व करते हैं हमारी जाति के लोग ने ये करा। तो ये जातीय राष्ट्रवाद होता है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी और इटली का एकीकरण इसी प्रकार के राष्ट्रवाद का परिणाम था। तो हम ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इटली और जर्मनी को उदाहरण ले रहे हैं कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था ना, वो भी इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था कि इटली और जर्मनी का जो इतिहास था उससे प्रेरित होकर जो उनमें भावना जगी थी और उन्होंने राष्ट्रवाद की जो आंदोलन है वो कर दिया था। जर्मनी में एक साझा जर्मन भाषा और सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया था। उनकी जो भाषा और उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर थी उसके मतलब के आधार पर ही उन्होंने क्या कहता राष्ट्रवाद आंदोलन किया था जर्मनी में, जबकि इटली में भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं ने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया था। वैसे ही इटली में जो इटली की संस्कृति थी, वहाँ पे जो उनकी इटली की पुरानी जो परंपरा थी उसको उन्होंने जाना और उससे प्रेरणा लेके उन्होंने राष्ट्रवाद की आंदोलन की। तीसरा जो राष्ट्रवाद है वो है कल्चर नेशनलिज्म, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या होता है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय पहचान का निर्माण होता है, उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। जैसे संस्कृति में क्या आ जाती है, उसकी भाषा आ जाएगी, उसकी कैसा कल्चर है, परंपरा कैसा, उसका साहित्य लिटरेचर कैसा है और उसका इतिहास कैसा है, इस पर आधारित होता है सांस्कृतिक। तो उसकी संस्कृति में उसके इतिहास में क्या था, उसकी संस्कृति में उसकी भाषा कैसी गर्व वाली है, परंपरा कैसी है उसका साहित्य कैसा है पुराना इतिहास में, और उसका इतिहास कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो सांस्कृतिक, तो वो अपने इतिहास पे गर्व करते हैं और उसको कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इसमें यह माना जाता है कि एक राष्ट्र की आत्मा उसकी सांस्कृतिक धरोहर में ही निहित होती है। तो ये लोग मानते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो राष्ट्रवाद है वो हमारी संस्कृति में ही, संस्कृति की आत्मा ही क्या होती है, हमारा राष्ट्रवाद होती है। इसकी विशेषता होती है कि इस प्रकार के राष्ट्रवाद में राजनीतिक संरचना पर कम और सांस्कृतिक एकता और पुनर्जीवी अधिक जोर दिया जाता है। मतलब इस तरह के राष्ट्रवाद में राजनीतिक संरचना पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता बल्कि सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय गौरव की बात की जाती है, आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक धरोहर को पुनः खोजने की बात होती है, पुनर्जीवित की बात होती है और उसको पालन करने और उसको विकास करने की बात होती है। उदाहरण के तौर पर भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विशेष महत्व था कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को दोबारा जागृत करा था लोगों ने। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी भारत की वो बहुत अच्छी थी और राष्ट्रवाद को उससे जोड़ के बताया था। तो वैसे ही ये है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चौथा है औपनिवेशिक राष्ट्रवाद। क्या होता है? तो औपनिवेशिक राष्ट्रवाद वह रूप है जो तब उत्पन्न होता है जब एक देश अपने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र पाने के लिए संघर्ष करता है। जैसे कि भारत था तो उस समय भी यूरोप में क्या था, इटली, जर्मनी, ये सब किसके थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो ब्रिटेन से छुटकारा पाने के लिए, उसका औपनिवेशिक खत्म करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, आजादी की मांग की। जैसे भारत में लोगों ने आजादी की मांग की थी, तो उसी चीज को कहते हैं औपनिवेशिक राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एकता और प्रतिरोध की भावना को प्रेरित करता है। लाइक इसका एग्जाम्पल बिल्कुल भारत ले सकते हो। भारत है जैसे अंग्रेज के प्रति राष्ट्रवाद
जन्म हुआ था ना भारत के लोगों में, भगत सिंह, इन लोग में कौन सा राष्ट्रवाद था, तो औपनिवेशिक राष्ट्रवाद आएगा। तो वैसे आप रिलेट कर लीजिए यूरोप से। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विदेशी शासन के प्रति विरोध करते हैं लोग और स्वदेशी संस्कृति को पुनर्जीवित करते हैं। अपनी स्वदेशी, जैसे भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो वैसे ही इटली जर्मनी में क्या हुआ था, स्वदेशी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की बात हुई थी। और राष्ट्रीय स्वायत्ता की बात करते हैं, मतलब राष्ट्र क्या हो, स्वतंत्र हो, अपना मतलब जो भी कंट्री हो वो क्या हो, खुद उसका शासन खुद चलाए, इसकी मांग शामिल होती है इसमें। यह राष्ट्रवाद राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी मांग करता है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता की तो मांग करता है, बल्कि अपनी कल्चर की भी बात करता है कि हमारा कल्चर भी हमें किसी और का कल्चर नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारत में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन स्वराज, आत्मशासन और स्वदेशी आंदोलन पर केंद्रित था, मतलब खुद का ब्रांड अब यूज करो। इसी प्रकार अफ्रीकी और एशियाई देशों में भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ था। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो पांचवा है धार्मिक राष्ट्रवाद क्या होता है। तो धार्मिक राष्ट्रवाद में धर्म और राष्ट्र की पहचान को एक साथ जोड़ा जाता है। इसमें यह माना जाता है कि धर्म और राष्ट्र के बीच गहरा संबंध होता है और राष्ट्र की पहचान जो है उस विशेष धर्म के अनुयायी से जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो राष्ट्र है उसकी पहचान किससे जोड़ा जाता है, कोई अनुयायी से। मतलब धार्मिक राष्ट्रवाद जैसे बुद्ध से, जैन से, मतलब किसी के भी जो अनुयायी होते हैं, जैसे सिख में सिख गुरु से, तो उनके जो अनुयायी जो होते हैं उनसे जोड़ दिया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें राष्ट्रीय पहचान के लिए धार्मिक मान्यता और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और धर्म को राष्ट्रीय एकता का आधार माना जाता है कि धर्म ही राष्ट्र की क्या करेगी, एक करेगी। उदाहरण पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक राष्ट्रवाद पर आधारित था। आपको पता है, जहां मुस्लिम समुदाय ने एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना और ये संघर्ष किया था कि एक अलग से हमारा इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, तो ये कैसा था, वो राष्ट्रवाद उनका धार्मिक राष्ट्रवाद था। इसी प्रकार इजराइल का भी निर्माण जो है वो यहूदी धर्म के लोगों ने क्या करा, एक अलग कंट्री बनाया अपना और वहां पे स्थापना की। तो इजराइल भी क्या हुआ, एक धार्मिक राष्ट्रवाद का उदाहरण हुआ। तो छठा है आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या होता है। आर्थिक राष्ट्रवाद वह पैटर्न है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और विकास पर केंद्रित होता है। इसमें एक राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्योग और उत्पादन पर जोर देता है। इस राष्ट्रवाद में क्या होता है, अपने दूसरों को प्रोडक्ट, मतलब बाहर के प्रोडक्ट को कम यूज करके बोलते हैं मेड इन इंडिया, जैसे हम बोलते हैं ना मेड इन इंडिया बनाओ, मतलब भारत की कंपनी बाहर जाए, मतलब अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को ज्यादा कह सकते हो उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको प्राथमिकता देना। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मुक्त व्यापार का विरोध और स्वदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाव के लिए संरक्षणवादी नीतियां का समर्थन होता है। मतलब इसमें कहते हैं कि मुक्त व्यापार नहीं होना चाहिए, हर जगह जाके व्यापार नहीं करना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट को, अपने ही देश को, मतलब अपने प्रोडक्ट ही बेचना चाहिए। राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योगों को विदेशी प्रभाव से सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया जाता है इसमें। उदाहरण 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कई देशों ने आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जहां भारत में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था और भारतीय वस्त्रों के उपयोग को बल दिया था। तो इसी को कहते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। उसके बाद जानते हैं आधुनिकतावादी राष्ट्रवाद क्या होता है। तो आधुनिकतावादी राष्ट्रवाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में तब विकसित हुआ था जब राष्ट्रवाद के साथ आधुनिकता, औद्योगिकरण और प्रगति के विचारों का समन्वय हुआ था। तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से क्या किया जाता है, राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है और राष्ट्र की पहचान को बदलने में वैश्विक संदर्भ में, जैसे हम कहते हैं ना, अब हम कहते हैं कि भारत का मिशन जो 2047 है, जिसकी अपने एग्रीकल्चर को अच्छा करे, अपने टेक्नोलॉजी को अच्छा करे, अपने जैसे कि जो हमारी रैंक है वो अच्छी हो, तो इन्हीं सबको क्या कहते हैं, मतलब जीडीपी अच्छी हो, तो इसी को आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं। उदाहरण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ था, जापान में मेइज पुनरुत्थान हुआ था। इसके दौरान एक आधुनिकतावादी राष्ट्रवाद को अपनाया गया था, जिसमें पश्चिमी तकनीकों और संस्कृति के नवाचारों को संयोजित करते हुए राष्ट्र पहचान को मजबूत किया गया। तो ये उसका उदाहरण ले सकते हो आप। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं अगर कहूँ तो राष्ट्रवाद का विकास और उसकी जो अभिव्यक्ति है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ये इसकी जो प्रक्रिया है बहुत ज्यादा व्यापक है राष्ट्रवाद की।
देख सकते हैं मैंने कितने सारे क्षेत्र बता दिए उसके। इसके विभिन्न पैटर्न इस बात पर निर्भर करते हैं कि राष्ट्र की पहचान किस आधार पर बनाई जा सकती है। तो हम किसी भी आधार पर अपनी राष्ट्र की पहचान बना सकते हैं, चाहे वो जाति आधारित हो सकती है, संस्कृति के आधारित हो सकती है, धर्म आधारित हो सकती है, चाहे नागरिक आधारित हो सकती है। प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थिति और ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ही क्या करते हैं, राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप और पैटर्न विकसित होते हैं। तो कुछ राष्ट्रवाद शांति और एकता को भी बढ़ावा देने के लिए होते हैं, जबकि कुछ राष्ट्रवाद क्या करते हैं, संघर्ष और विभाजन का कारण बन जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। तो कुछ अच्छे भी होते हैं राष्ट्रवाद और कुछ खराब भी होते हैं, इसलिए हमें राष्ट्रवाद का पैटर्न जानना जरूरी था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो। तो ये वीडियो होती है आपके यहाँ पे खत्म। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।